तो बच्चों आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रू फॉल्स के। लेट ए इज स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन a raised to power k will be symmetric। ये ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सेकेंड पार्ट b a b dash will be symmetric where b is square matrix of same order। तो आंसर इज ए रेज टू पावर के जो है उसको अगर हम सी बोल दें तो ए रेज टू पावर के, तो दिस विल इम्प्लाई सी डैश इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर के का डैश विच इज पावर के और डैश को इंटरचेंज कर सकते हैं। दिस विल बी ए डैश रेज टू पावर के। अब जो ए डैश है वो तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए डैश होगा, तो ये वापस ए रेज टू पावर के हो गया विच इज सी। दिस इम्प्लाइज ट्रू। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट आते हैं। बी ए बी डैश को मान लिया डी बोल दिया, तो डी डैश विल बी बी ए बी डैश का डैश। ये ठीक है। अब डैश लेने में क्या होता है कि रिवर्सल लॉ लगता है, तो बी डैश का डैश सबसे पहले आ जाएगा, फिर ए डैश आएगा, फिर इस बी का डैश आएगा। अब बी डैश का डैश बी हो जाएगा वापस, तो दिस विल बी बी ए डैश बी डैश, और ओरिजिनल भी यही था। सो दिस इज इक्वल्स टू डी विच इम्प्लाइज दिस इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज skew symmetric matrix then a raised to power k will also be skew symmetric। ये भी वही ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। सोल्यूशन, लेट b इज इक्वल्स टू a raised to power k। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन। तो b डैश विल बी वही a रेज टू पावर k का डैश विल बी a डैश रेज टू पावर k। अब स्क्यू सिमेट्रिक अगर है मैट्रिक्स, ठीक है, a इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो a डैश जो होगा वो माइनस a होगा, माइनस a रेज टू पावर k। अब माइनस a रेज टू पावर k को तो तुम ऐसे मान सकते हो माइनस a माइनस a माइनस a, ऐसे k बार लिखा हुआ है। ठीक है। अब नंबर्स में क्या होता है कि जैसे अगर हमने ए के बी ऐसे लिखा है, बी कोई स्केलर नंबर है, ये दोनों मैट्रिक्स है, तो हम स्केलर नंबर को बाहर निकाल के ए बी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस माइनस को, मतलब माइनस 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 जो बीच में आएंगे, माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए, तो जो बीच वाला माइनस है उसको तो हम -1 मान सकते हो, तो बिल्कुल आगे ला सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 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 कलेक्ट हो जाएगा के बार इंटू ए रेज टू पावर के। अब ए रेज टू पावर के तो हो गया b, तो हमने b से चालू किया था एंड यहाँ तक पहुँच गए हम इंटू b तक। अब ये जो मैट्रिक्स है वो तो k पे डिपेंड करेगा। अगर k इवन है तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, k ऑड है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज b इज सिमेट्रिक इफ k इज ऑड, सॉरी b इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ k इज ऑड, तभी यहाँ पे माइनस बचेगा, अदरवाइज सिमेट्रिक। ठीक है। अब इसने तो ये बोला है कि अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a रेज़्ड टू पावर k विल ऑल्सो बी स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। ऐसा तो नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा, मतलब सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए ऑफ कोर्स इसका आंसर कितना हो गया, फॉल्स। जो भी गिवन स्टेटमेंट है अगर वो एक भी जगह पे फेल हो जाए
तो फिर पक्की बात है कि वो गलत स्टेटमेंट है, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। और ट्रू बोलने के लिए हर जगह पे ट्रू होनी चाहिए, किसी भी जगह पे फॉल्स नहीं होनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन ले लिया, लेट a इज इक्वल्स टू 537,108 -152 and a is equals to b plus c, where b is symmetric and c is skew symmetric matrix, ठीक है। देन फाइंड मॉड बी, मतलब उसने बोला कि ए मैट्रिक्स ये हो गया जिसको हमने एक्सप्रेस किया एज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस बी एंड सी, जिसमें से बी सिमेट्रिक है, सी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें बी का मॉड निकालना है या फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन, ए को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखाते समय हमने बोला था कि दिस इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक ही तरीका है इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखने का, वो तरीका ये। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है मान लिया बी है, ये वाला मैट्रिक्स मान लिया सी है। सो दिस इज बी प्लस सी, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इज हाफ ऑफ ए। तो 537,108 -152 प्लस ए डैश, इसी को ऐसे लिख लिया 537 ए डैश, मतलब इसकी रोज को कॉलम बना लिया। तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ जाएगा -152, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 + 5, और बाद में 2 से भी डिवाइड होगा। मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि एवरी एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर। तो फिर 5 + 5 अपॉन 2, 5 ही रहेगा, 3 और 1 4 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से 1 गया, 6 बटे 2 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 2। मतलब ये तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन्हीं को देख के लिख सकते हैं कि यहाँ पे यही आना चाहिए, तभी सिमेट्रिक बचेगा। 0 + 0/2 विल बी 0, 5 + 8 तो 8 5 13 बटे 2, 2 + 2/2 2 आएगा। ये 13/2 है तो ये भी 13/2। तो अल्टीमेटली उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड मॉड बी। तो इस डिटर्मिनेंट का, सॉरी इट्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है। तो वी आर सपोज टू फाइंड मॉड बी विच इज़ 5 2 3 2 0 13/2 3 13/2 2, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लिया हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया। तो 5 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -13² / 4, -2 इंटू दिस इंटू दिस 4 -39/2 प्लस 3 इंटू दिस इंटू दिस 2 इंटू 13/2 -0 हो जाएगा। So this is -5 into 169/4 -8 + 39 + 39, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लिया, जो भी वैल्यू आया वही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अ मैट्रिक्स कैपिटल A is called orthogonal matrix if A dash बराबर I। ठीक है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को A डैश से मल्टीप्लाई किया तो I आ जाना चाहिए। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वी मस्ट हैव ए डैश बराबर ए डैश ए बराबर आई। ठीक है, ऑफ कोर्स ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर ए डैश बराबर आई आ जाए। ये देखो हमने पहले प्रूव किया था कि अगर ए और मतलब अगर ए और किसी दूसरी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई के टर्म्स में आ जाए, मतलब ए इंटू बी अगर लैम्डा आई आ जाए, तो फिर ए और बी अपने आप कम्यूटेबल होगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिसेस है। तो ए डैश अगर आई के बराबर है तो ए डैश इंटू ए अपने आप आई के बराबर होगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, दोबारा क्या क्या बोला गया? कोई भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना चाहिए? वो मैट्रिक्स इनटू उसी का डैश मस्ट बी आई। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि अगर ए डैश आई के बराबर है तो ए डैश इंटू ए अपने आप आई के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा? वो हमने प्रूव किया था कि अगर ए डैश आई के बराबर है तो ये नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि दोनों तरफ मॉड लेने पे राइट हैंड साइड पे आई का मॉड 1 आएगा, तो वो 0 तो हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी मैट्रिक्स अगर ए बी लिखा हुआ है, माने ए इंटू बी बराबर आई लिखा है, दोनों तरफ मॉड लिया, इसका मॉड 1 हो गया, तो ए इंटू बी का मॉड तो ए मॉड इंटू बी मॉड होगा, तो दैट कैन नॉट बी 0। अगर 0 नहीं है तो इन्वर्टेबल हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मान लिया ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे? ए इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से ये चला जाएगा और इधर ए इन्वर्स आ जाएगा। फिर हम ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश बराबर ए इन्वर्स वापस आ जाएगा, तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? फर्स्ट, अगर ए डैश आई है तो हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया, तो ए डैश का मॉड बराबर आई का मॉड, विच इज़ मॉड ए इंटू मॉड ए डैश बराबर आई का मॉड कितना हो जाएगा? 1। अब ए और ए डैश का मॉड बराबर होता है, तो ये तो हो गया मॉड ए का स्क्वायर बराबर 1 या फिर मॉड ए बराबर ±1। तो फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो मॉड है वो 1 या -1 होगा। पहला प्रॉपर्टी तो हो गया ये। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो हमने ए का कोई पावर ले लिया, ए रेज़ टू पावर n। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई बी डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर n इंटू ए रेज़ टू पावर n का डैश, फिर डैश और n इंटरचेंज हो जाता है, तो यह आ जाएगा ए रेज़ टू पावर n इंटू ए डैश की पावर n बराबर। अच्छा, ए एंड ए डैश आर कॉम्यूटेबल, क्योंकि अगर ये सही है तो ये भी सही है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो इन जनरल अगर ऐसे लिखा है ए रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n, तो उसका मतलब तो होगा, मतलब अगर ऐसे लिखा है ए रेज़ टू पावर n इंटू बी रेज़ टू पावर n, तो उसका मतलब तो ऐसे हो गया कि ए n बार हो गया इंटू बी n बार हो गया, तो ये बीच में ए भी आएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा,
इन जनरल कि ए बी की पावर एन। क्यों? क्योंकि ए बी की पावर एन का मतलब क्या होगा, ए बी फिर ए बी फिर ए बी एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा एन बार। तो इन जनरल ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बट अगर कम्यूटेबल बोल दे तो फिर तो हम इसको ऐसे पलट सकते हैं, ठीक है, फिर चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कम्यूटेबल है। ए डैश कितना हो गया, आई। तो हमने बी से चालू किया था, विच इज़ ए का कोई भी पावर। तो अगर बी डैश आई हो गया तो दिस इम्प्लाइज बी या फिर ए की पावर, जो भी ना पावर लिया एन, इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये बोलने का जरूरत नहीं है कि ए डैश इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नोट 4, आई इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने डैश लिया तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, और उसको अगर हमने वापस आई से मल्टीप्लाई किया तो आई ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। नोट 5, ए इंटू ए डैश आई के बराबर है। तो अगर हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए चला जाएगा, ए डैश बराबर ए इनवर्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो उसका डैश होगा, जो उसका ट्रांसपोज होगा, वही उसका इन्वर्स होगा। तभी तो ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है। ठीक है, नोट 6, इफ ए कॉमा बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर and both are orthogonal matrix, then मान लिया हमने C लिया, that is A into B, तो C डैश कितना हो जाएगा, ए बी का डैश विच इज़ B डैश A डैश। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है कि A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए डैश आई होगा एंड बी डैश भी आई होगा। तो जो उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स है सी डैश, वो कितना हो जाएगा, ए बी इंटू सी डैश विल बी डैश ए डैश। अब बी डैश आई हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई को वापस ए लिख दिया और फिर ए डैश को आई ले दिया। तो इससे क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा ए बी, वो भी ऑर्थोगोनल आएगा। दिस इम्प्लाइज ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। If A is 3 cross
इफ ए इज 3/3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन मान लिया ए ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डैश आई के बराबर होना चाहिए, विच विल इम्प्लाई A1 A2 A3 B1 B2 B3 इंटू A1 A2 A3 डैश इसका लिखें तो रोज जो है वो कॉलम्स बन जाएगा। ये अगर ये है तो A डैश ये लिखा जा रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा A1 B1 प्लस A3 B3, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 C1 प्लस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो A1 B1 B3 C3, फिर ऐसे जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 और B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 एंड आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गया। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये आई के बराबर होगा। इसके अंदर जो टोटल 9 एंट्रीज हैं, अच्छा ये वाला जो मैट्रिक्स है दैट यू कैन सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आई तो सिमेट्रिक होता ही है। तो अगर हम केवल ये इनको इंश्योर कर लें कि ये दोनों बराबर हैं तो ऊपर वाले तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, वो एक ही बात है। तो इसमें से जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाला वो तो 1 होना चाहिए, ठीक है, और ये तीनों जो हैं वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा कंडीशन क्या निकल के आया कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ऐसे ही B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, ये सब तो होने चाहिए 1, और A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 इज इक्वल्स टू B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, ये सब होने चाहिए 0। तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए इतनी कंडीशंस आ गई। कितनी कंडीशंस आ गई? टोटल 6, कि सिग्मा A1 स्क्वायर, सिग्मा B1 स्क्वायर, सिग्मा C1 स्क्वायर तो 1 होना चाहिए। ये क्या है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ऐसी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो 1 होना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट वो 0 होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसकी जो रो में लिखा है A1 B1 C2, ये ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर उसको हम 3 वेक्टर माने कि A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ऐसे ही ये मान लिया B1 I कैप B2 J कैप प्लस B3 K कैप। मतलब ये याद रखने का तरीका है V3 बराबर C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वेक्टर का हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तीसरे वाले का C1 हो जाएगा, और वेक्टर से ही V1 डॉट V2 कितना आ जाएगा? अगर हम इन दोनों का डॉट लें तो वो आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। दोबारा वेक्टर कहाँ से आ गया? कुछ भी नहीं। इन कंडीशंस को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमने
इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमने 3 वेक्टर अपनी तरफ से अज्यूम किया, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर। जो पहला जो वेक्टर है वो पहली रो के कंपोनेंट्स हो गए a1 a2 a3, दूसरा वेक्टर दूसरी रो के कंपोनेंट हो गया, तीसरा वेक्टर तीसरी रो के कंपोनेंट हो गया। तो ये जो वेक्टर्स हैं ये ठीक है, इनमें जैसे पहला ये 0 हो गया, ऐसे ही मतलब ये 0 हो गया, इस कंडीशन को अगर हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली v2 डॉट v3 एंड v3 डॉट v1 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसे ही v3 का मॉड भी 1 हो जाएगा। तो इसको देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, वेक्टर्स में अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो अगर हमने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया जिसमें रोज जो हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने 3 वेक्टर डिफाइन किया, तो वो जो 3 वेक्टर हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा हमेशा। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि ये देखो v1 डॉट v2 0 है तो v1 और v2 परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे ही v2 और v3 परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे ही v3 एंड v1 परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है ये तो इसकी वजह से तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये मॉड 1 है ही। तो ijk इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। यदि ijk म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एंड यूनिट वेक्टर होगा, तो वापस हमने क्या बोला कि एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रोज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो कैन बी ट्रीटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ऑर्थोगोनल में ऑर्थो का मतलब कुछ परपेंडिकुलर टाइप भी होते हैं, तो वहाँ से भी हमें फील आ जानी चाहिए। अच्छा, अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A डैश भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो रोज हैं they are treated as components of mutually perpendicular unit vectors, तो फिर कॉलम्स कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड। ये भी 3 वेक्टर हम ट्रीट कर सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो A डैश भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, तो जो रो काम करेगा A के लिए वही कॉलम काम करेगा A डैश के लिए। अब तो चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, यू शुड हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। उसका मतलब क्या है कि इसी से हमें क्या पता लगा कि अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कॉलम वाइज भी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर 1 होना चाहिए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस। ऐसे ही a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, ऐसे ही तीसरे वाला 1 होना चाहिए। ये तो हो गया यूनिट वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये 0 होना चाहिए। सो दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी चलेगा। ठीक है, अब इसी रिजल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Let A, B, C, D belongs to R and A square plus B square बराबर 1 बराबर C square plus D square and AC plus BD is equals to 0. Then find A square plus C square and AB plus CD. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, इसने देखो मैट्रिक्स का कहीं नाम नहीं लिया, बट हम इसको अगर मेरे को ये दिख जाए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है, ac प्लस बी डी से मेरे को फील आ जाना चाहिए कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसी बात चल रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अज्यूम मैट्रिक्स A एज A B C D
ठीक है, तो चाहे तो तुम देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, ए डैश मतलब ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस इज़, ये 1 दे रखा है क्वेश्चन में और ये दोनों 0 दे रखा है, तो ये हो गया 1 0 0 1। दिस इम्प्लाइज ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हम सीधा सीधा ऐसे ही बोल देते कि जो इसकी वजह से हमने 2 वेक्टर लिया, एक वेक्टर तो हो गया, 2 डायमेंशनल वेक्टर भी ले सकते हैं, 3 डायमेंशन में जाने की जरूरत ही नहीं, 2 डायमेंशन में आई और जे से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर हो गया ए आई प्लस बी जे, दूसरा वेक्टर हो गया सी आई प्लस डी जे। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए एंड यूनिट वेक्टर हो गए। तो अगर ये रो वाइज ऐसे है तो कॉलम वाइज भी ऐसे होगा। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज कॉलम वाइज भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ठीक है, एंड कॉलम वाइज भी इन दोनों का डॉट ए बी प्लस सी डी बराबर 0। तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है, यही यहाँ से होगा। मतलब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस केवल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि ये जो क्वांटिटीज़ लिखा है ये रो वाइज लिखा है, ये जो पूछा है ये कॉलम वाइज पूछा है। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो जो भी एप्लीकेबल है रो वाइज पे वही कॉलम वाइज पे भी एप्लीकेबल है। इसलिए डायरेक्टली आंसर बता सकते थे ऐसे ही कि अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है तो ऐसे लेने पे ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइंड ए बी सी इफ द मैट्रिक्स मान लीजिए फाइंड ए बी सी इफ द मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सॉल्यूशन अगेन, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज इट विल रिप्रेजेंट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। अब देखो अगर हम रो वाइज बोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होना चाहिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 होना चाहिए। ऐसी एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। फिर दिस डॉट दिस 0 होना चाहिए, तो मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए और बी, ए बी और सी में मिली जुली एक इक्वेशन बनेगा। बट इफ आई थिंक ऑफ कॉलम वाइज तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, सीधा केवल ए का ही इक्वेशन बनाए तो ए की वैल्यू सीधी आ जाएगी। ऐसे ही दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 होना चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 करने पे ए बराबर प्लस 2a स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, तो a प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। ये ठीक है, बट यूनिट वेक्टर ही सफिशिएंट नहीं है, आई हैव टू इंश्योर दे आर ऑल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो अगर हमने इन दोनों का डॉट लिया तो ए बी माइनस ए बी 0, अपने आप 0 आ गया सम,
इन दोनों का डॉट लिया तो बी सी माइनस 2BC अपने आप 0 आ गया। इन दोनों का डॉट लिया तो AC माइनस AC 0, तो ये भी 0 आ गया। उसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, उसमें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है दैट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ये ठीक है, कॉलम वाइज बात करें तो वो वाली कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। उसके लिए ABC की वैल्यू कुछ भी हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे। तो बस हमने जो ये बोला है ना कि A² प्लस माइनस A का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ये 1 होना चाहिए। तो A की जो भी दो वैल्यूज़ आई दोनों ही एक्सेप्टेबल है। ऐसे B² प्लस B² प्लस माइनस B का स्क्वायर बराबर 0, सॉरी 0 नहीं 1, इम्प्लाइज 3B² इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज B इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तीसरा आ जाएगा C² प्लस C² प्लस 4C² इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। तो प्लस माइनस 1/√2 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√6 ये वैल्यूज़ आ गई ABC की। ठीक है, बाकी जो हमने बोला कि जो बाकी की 3 कंडीशन, टोटल तो 6 कंडीशंस आती है ना, A1² प्लस A2² प्लस A3² 1 होना चाहिए, B1² प्लस B2² प्लस B3² 1 होना चाहिए, एंड फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये 0 होना चाहिए। तो ये जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वाली कंडीशंस हैं दे आर ऑलवेज ऑलरेडी सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ABC। तो इसलिए दीज आर एक्सेप्टेबल वैल्यूज। तो कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं इस तरह की? ऑफ कोर्स 8, क्योंकि A का वैल्यू हम 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, B का भी और C का। तो 2 × 2 × 2 8 मैट्रिक्स आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स। लेट कैपिटल A इज a square matrix, then its adjoint matrix is denoted as adjoint A and is a matrix obtained from transpose of A after replacing each element with its cofactor। ठीक है, मतलब अगर A मैट्रिक्स हो गया Aij n क्रॉस n, देन एडजॉइंट A भी एक मैट्रिक्स है। ये ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको हम B बोल सकते हैं। अगर हमें एडजॉइंट A देखने में कुछ दिक्कत है तो इसको हमने एक मिनट के लिए B बोल दिया। ये भी एक मैट्रिक्स है। और ये मैट्रिक्स कैसे आएगा? जो A मैट्रिक्स है उसमें हमने हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस किया। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ाया था कि स्मॉल डेल्टा एंड कैपिटल डेल्टा। कैपिटल डेल्टा क्या था कि डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट को हमने उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया। ये ठीक है, अब ट्रांसपोज क्यों ले लिया?
तो हमें पूछने का हक ही नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट ए को उसने डिफाइन किया है। डेफिनेशन ही ये है कि हम ट्रांसपोज ले लें कोफैक्टर से n क्रॉस n, ये भी एक मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स। ठीक, तो बस एडजॉइंट ऐसे डिफाइन हो गया। तो क्वेश्चन, फाइंड एडजॉइंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट हो गया a बराबर 1 2 3 7, सेकेंड हो गया a बराबर 1 1 0 2 0 1 -1 3 2, मान लिया ये हो गया। ठीक है, तो आंसर एडजॉइंट ए फर्स्ट केस में कैसे निकालेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं ये तो 4 ही एलिमेंट है, इनको इनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, फिर ट्रांसपोज ले लिया। तो जैसे 1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब ये जो 1 है ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, A1 1। तो जो इसका माइनर होगा, 1 और 1 तो इवन हो गया, तो जो इसका माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। मेरे को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो माइनर क्या होगा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो 7 बचा, तो वो 7 एज इट इज़ आ गया। इसका ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 2, तो 1 + 2 तो ऑड हो गया, तो इसमें तो क्या होगा, माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे का नेगेटिव होगा। तो 2 का माइनर क्या हो गया, ये रो हटा दिया, ये कॉलम हटा दिया, तो 3 ही बचा। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3, बस उसको नेगेटिव कर दिया। ये ठीक है, नेगेटिव करेंगे क्योंकि इसके लिए ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, ये है 2 1, ये भी ऑड हो गया, तो इसका माइनर कितना आया, 2, उसको नेगेटिव कर दिया, तो -2। 7 का माइनर आया 1, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ऐसे आ गया 7 -3 -2 एंड 1। इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, इसको सेकंड कॉलम। ये एडजॉइंट हो गया 2 by 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसके आते हैं सेकंड पार्ट में। एडजॉइंट ए बराबर मैट्रिक्स को रिप्लेस किया, फिर ट्रांसपोज लेंगे आगे चल के। तो इस 1 के लिए ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये 4 एलिमेंट बच गए। तो 0 × 2 0, -1 × 3 -3 बचा। ये 1 1 एलिमेंट है, तो माइनर एंड कोफैक्टर बराबर होगा क्योंकि 1 + 1 इवन हो गया। तो 0 -3, तो -3 रहेगा। इसमें माइनर और कोफैक्टर में एक नेगेटिव का डिफरेंस होगा, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये चारों बच गए। उस नेगेटिव को या तो अलग से नेगेटिव लगा लिया, या फिर हमने ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए उल्टा कर लिया, तो नेगेटिव विल बी कॉम्पनसेटेड। तो दिस इंटू दिस -1, दिस इंटू दिस -4, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, फिर इस 0 के लिए ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसके लिए साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होगा, 6 - 0 6। ठीक है, 2 के लिए फिर साइन चेंज होगा, तो दिस ये चारों हो गया, तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, 0 -2, तो ये हो गया -2। इस 0 के लिए 2 एलिमेंट है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो 2 - 0 इज 2। इसके लिए फिर साइन चेंज होगा, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो -1 -3, दिस इंटू दिस -1 हो गया। उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 3 एलिमेंट है, 2 + 3 ऑड हो गया, तो माइनर एंड कोफैक्टर नेगेटिव होगा। तो माइनर तो ऐसे हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। कोफैक्टर के लिए हमने उल्टा कर लिया, दिस इंटू दिस -1 -3 विल बी -4। ठीक है, ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 0 -1, ये एलिमेंट 0 -2। हाँ, अब इसका ट्रांसपोज लिया तो इट विल बी -3 -5 6 -2 2 -4 1 -1 -2, ये आ गया।
ठीक है, तो एडजॉइंट इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन होगा ए से, जो ए के एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, उन सब को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, तब जो मैट्रिक्स आया ये एडजॉइंट ए है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है वो अभी बताया जाएगा। नोट, मान लिया ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो एडजॉइंट ए, इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा, मतलब सी आई जे कोफैक्टर से रिप्लेस किया, एन क्रॉस एन, ये भी एन क्रॉस एन, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो ए इंटू, अगेन मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, एडजॉइंट ए इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको बी बोल दो, तो बी मैट्रिक्स है तो उसका भी सब कुछ होगा, ट्रेस होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा एंड सो ऑन। तो ए इंटू एडजॉइंट ए में क्या हो गया, ए लिखा हमने, तो वो आ जाएगा A11, A12, A13 अप टिल A1n, फिर A21, A22, A23 एंड A2n, ऐसे करते हुए AN1, AN2, AN3 एंड ANn। ये तो हो गया मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट A, ये। तो इसमें क्या है, इन सब एलिमेंट्स को इनको कोफैक्टरों से रिप्लेस किया, फिर ट्रांसपोज ले लिया। तो रो 1 के जो कोफैक्टर है पहले यहाँ पे आएंगे, फिर ट्रांसपोज लेके वो कॉलम 1 में बन जाएंगे। तो एडजॉइंट A लिखने के लिए हमने क्या किया, जो भी रो के कोफैक्टर्स है वो कॉलम में लिख लिए, तो ट्रांसपोज अपने आप ले लिया गया। तो इसके कोफैक्टर C11, C12, C13, C1n, दूसरे वाले के लिए C21, C22, C23 अप टिल C2n एंड ऐसे CN1, CN2, CNN, ये आ गया। ठीक है, ट्रांसपोज लेने की वजह से रो वाली चीज कॉलम में चली गई। ठीक है, अब क्या है, देखो ये दो मैट्रिक्स हैं, तो अगर हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है मैट्रिक्स में, केवल हम रो कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रो कॉलम, तो अगर हमने ये कॉलम उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसी रो के तो कोफैक्टर्स ये लिखे। तो अब डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी याद करो, हम लोग के डिटर्मिनेंट है, किसी भी रो को हमने उठाया, उसी रो के कोफैक्टर से अगर हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाएं, तो वो तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट तो मॉड ए होगा। ये ठीक है, मॉड ए इज नथिंग बट ए नंबर। तो अगर इसकी जो रो 1 होगी उसको हम उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी, मतलब मॉड ए आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने इस कॉलम को उठा के इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हो गया, एलिमेंट्स तो रो 2 के हो गए और कोफैक्टर रो 1 के हो गए। तो ऐसा करने पे तो आंसर 0 आता है। ये हमने डिटर्मिनेंट में बोल रखा है कि अगर हमने रो 1 के एलिमेंट्स उठाए, रो 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तब तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी किसी दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 0 आएगी। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने में हमने अगर ये कॉलम उठाया तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, दिस इनटू दिस का जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, उसका कॉलम 1 बन जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अलग अलग एलिमेंट से। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब तो मैच हो गया, रो एंड उसी के कोफैक्टर आ गए, तब तो मॉड ए आ गया। इससे मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0 0, सबके साथ 0 आ जाएगा। फिर जब हम ये दूसरा उठाएंगे
तो वहाँ से दूसरा कॉलम बनेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया फिर मैच हो गया कि ये सेकेंड रो है और ये उसी के कोफैक्टर्स हैं। तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसमें क्या हुआ कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो तो ऐसे बनेगा, ये ठीक है, पहला कॉलम बनाने के लिए इसको हमने उठाए रखा, ठीक है। अब इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किया you'll गेट mod A। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में सब कुछ 0 रहेगा, ठीक है। जब हमने दूसरा कॉलम उठाया तो अब दूसरा कॉलम बनेगा यहाँ पे, इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तब तो आ गया 0, फिर इसको अगले वाले से मल्टीप्लाई किया तो फिर आ गया mod A 0, फिर आगे सारे 0। अब फीलिंग आ गई होगी, जब थर्ड उठाएंगे तो केवल तीसरे पे मैच होगा, बाकी सारे 0। तो जब थर्ड उठाएंगे तो 0 0, थर्ड वाले पे mod A आएगा, बाकी सारे 0। तो ऐसे ही लास्ट में सारे 0, यहाँ पे mod A। तो अब तुम्हें फीलिंग भी ये समझ में आ गया होगा कि देखो मैट्रिक्स में रो कॉलम, ऐसे कॉलम रो और कॉलम कॉलम चारों एप्लीकेबल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो केवल रो कॉलम डिफाइंड है, मतलब रो कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हमने एडजॉइंट डिफाइन करते समय ये ट्रांसपोज क्यों लिया, क्योंकि ट्रांसपोज लेंगे तभी ये मैच करेगा ऐसे, कॉलम नंबर, रो नंबर एंड एलिमेंट्स, ये ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें यहाँ डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे 0 हैं, तो ये तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल की सारी एलिमेंट्स बराबर हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारी डायगोनल एंट्रीज बराबर हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें से अगर हम mod A कॉमन ले लें तो अंदर I बच जाएगा। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंदर सारे नंबरों से मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब एक ही mod A कॉमन आएगा, ऐसा नहीं है कि mod A हर रो में से कॉमन आ जाए, वो तो अगर डिटर्मिनेंट होता तब आता। तो अगर मैं यहाँ पे mod A कॉमन निकाल लूँ तो अंदर तो ऐसे बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0, ये ठीक है, ऐसे बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट I। तो एक एडजॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या गया, अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया तो mod A इंटू IN आ जाएगा। IN मतलब IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये आ जाएगा। इसका बस ध्यान रखा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आएगा, कोई भी मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ए विल बी mod A इंटू IN। अगर इन दोनों को उल्टा कर दें, इसको इधर ले आएँ, ए को पीछे ले जाएं, मतलब इसको इधर ले आएँ, तो फिर क्या होगा, इसका पहला कॉलम उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मैच हो गया, फिर वही हो जाएगा कि जो कॉलम वाइज है वो मैच हो गया, ये फर्स्ट कॉलम इससे मैच हो जाएगा तो भी यही आएगा, मतलब दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A, इसके बराबर भी है, ये दोनों इक्वल है। ये हो गया नोट 1। नोट 2 क्या हो गया कि A इंटू एडजॉइंट A mod A इंटू IN। अब देखो, मेरे को ये समझना चाहिए कहाँ पे नंबर है, कहाँ पे मैट्रिक्स है। एडजॉइंट A जैसा मैंने बोला इज़ नथिंग बट ए मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट A को भी तो मैट्रिक्स की तरह देखो, इसको तुम देखो मत ये कोई नया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। ये तो A इंटू B लिखा हुआ है, अगर A इंटू B के ऊपर हमने मॉड लिया तो मैट्रिक्स में तो मॉड डिवाइड हो जाता है, सिंपली ब्रेक हो जाता है कि मॉड ऑफ AB विल बी mod A इंटू mod B। राइट हैंड साइड पे यू शुड अप्रिशिएट कि ये मैट्रिक्स है, ये नंबर है, तो अगर हमने राइट हैंड साइड पे मॉड लिया तो अलग अलग मॉड नहीं हो जाएगा, mod A अलग हो गया, mod IN अलग हो गया, ये तो फिर KA का मॉड इस तरह का काम करेगा। K कोई स्केलर है तो ये तो स्केलर नंबर हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, इसके ऊपर अगर मैंने मॉड लिया और mod A को बाहर निकाला
तो मॉड ए की पावर n बाहर निकलेगा, क्योंकि k रेज़ टू पावर n बाहर निकलता है। तो अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया या मॉड लिया, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिसेस हैं, इसलिए वो ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे पहले तो चलो हमने ऐसे लिख लिया IN, ये k है और ये मैट्रिक्स A है, k को बाहर निकालेंगे तो k रेज़ टू पावर n आएगा, ठीक है। अब IN कितना हो गया 1, तो ये मॉड A रेज़ टू पावर n हो गया। सो दिस इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ एडजॉइंट A बराबर मॉड A की पावर n माइनस 1। मॉड ऑफ एडजॉइंट A बराबर मॉड A की पावर n माइनस 1। देखो अगर मॉड A 0 हो गया, ठीक है, अगर मॉड A 0 हो गया तो बेसिकली जो हमने A इंटू एडजॉइंट A बोला था, मॉड A अगर 0 हो गया, ठीक है, तो ये मतलब नल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि सब कुछ 0 हो जाएगा। तो A इंटू एडजॉइंट A नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर A नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो जो प्रॉपर्टी था ना कि A इंटू B अगर नल मैट्रिक्स है और उनमें से एक नल मैट्रिक्स नहीं है, तो जो दूसरे वाला है उसका मॉड 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये मॉड 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी के दिमाग में ये आ रहा हो ना कि ये कैंसिल कैसे कर देंगे, अगर ये 0 हो गया तो 0 हो गया तो फिर यहीं से 0 हो जाएगा एडजॉइंट A का मॉड। A अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो A की सारी एंट्रीज 0 होंगी, तो फिर एडजॉइंट A भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि सारे कोफैक्टर 0 आ जाएंगे, फिर भी मॉड 0 आ गया। ये बेसिकली जो हमने डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि बिग डेल्टा इज इक्वल्स टू स्मॉल डेल्टा की पावर n माइनस 1, वही लिखा हुआ है, क्योंकि एडजॉइंट A इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स जो हमने कोफैक्टर्स से रिप्लेस करके बोला है। और डिटर्मिनेंट में इसी चीज़ को हम कैपिटल डेल्टा ही बोलते हैं, मतलब कैपिटल डेल्टा बोलते हैं। तो इसकी जगह तो यह आ गया, स्मॉल डेल्टा ऑलरेडी A है तो यह आ गया। तो यहाँ पे एक तो ये याद रखने वाला चीज़ है कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू A विल बी मॉड A IN, पहली बात। दूसरा एडजॉइंट A, मतलब एडजॉइंट A को तो हम ऐसे याद रखें कि जो बड़ा डेल्टा था ना कि एलिमेंट्स को उन डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस किया और फिर बस इसमें ट्रांसपोज और ले लिया, वो चीज़ लिखी हुई है। तो उसका मॉड कितना हो जाएगा, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मतलब मॉड A की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। नोट 3, अगर हमारा रिजल्ट यह है A इंटू एडजॉइंट A इंटू बराबर मॉड A IN, ठीक है। अगर मॉड A 0 नहीं है, ये ठीक है, इफ़ मॉड A इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो एक नंबर लिखा है, इस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उस डिवाइडेड नंबर को बाहर लिखो, A के नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, सभी की बात है। तो अगर मॉड A 0 नहीं है तो हम इसको उधर लेंगे, A इंटू एडजॉइंट A तो एक मैट्रिक्स है, उसको मॉड A से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 1 बाई मॉड A से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को 1 बाई मॉड A से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि ईच एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड विद मॉड A। तो दिस इज इक्वल्स टू IN। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, A इंटू, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू एडजॉइंट A तो हमेशा ये होगा विदाउट एनी कंडीशन, चाहे A कुछ भी हो, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा ही आएगा, ठीक है। बस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए कि मॉड A 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगेन ध्यान रखो कि एडजॉइंट A एक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट A को अगर हमने मॉड A से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स ही आ रहा है,
इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है, सही है। जैसा हमने शुरू में बोला था कि मैट्रिक्स में जो आई है वो तो जो नंबर्स में 1 के इक्वलेंट चीज़ है। तो यहाँ तो इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई होने का मतलब क्या है कि ये तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल जैसी चीज़ हो गई कि ये 5 है तो 1/5 है, इस तरह की चीज़ होगी ना कि एक 5 है तो दूसरा 1/5 है। तो यही हमारा इन्वर्स, हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे, तो यही हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि A इंटू दिस मैट्रिक्स आई के बराबर आ रहा है। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए केवल ये कंडीशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसका मतलब क्या है कि फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल मॉड A 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, बस मॉड A 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहले शुरू में प्रूव नहीं किया था, पहले हमने केवल लिखाया था कि अगर एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है कि मॉड A 0 नहीं है, तो फिर उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर हम इसको A इन्वर्स बोल दें, A इंटू A इन्वर्स बराबर I बराबर A इन्वर्स इंटू A। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखाया था कि A इंटू एडजॉइंट A इसके बराबर है, तो एडजॉइंट A इंटू A भी इसी के बराबर है। तो मॉड A से डिवाइड करते समय अगर A इन्वर्स बाद में आना है तो पहले भी आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन क्या आई फॉर ए नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका मॉड 0 नहीं होता, फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल A we should have A इनवर्स इज डिफाइंड एज एडजॉइंट लिखा एंड मॉड A से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले तो हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया और फिर मॉड A कैलकुलेट किया, मॉड A मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, उस नंबर से डिवाइड कर दिया तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा। अब देखो, अगर हम कैलकुलेशन वाइज बोलें तो A इन्वर्स के साथ काम करना ज़्यादा इंट्यूटिव है। ये ठीक है, जैसे A इंटू A इन्वर्स आई हो गया, ये हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाता है। एडजॉइंट देखने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं आगे से कि इसको ऐसे लिख लें, एडजॉइंट A जो है वो मॉड A इंटू A इन्वर्स है। तो हम ऐसे सोचें कि एडजॉइंट A जो है वो बेसिकली A इन्वर्स का एक मल्टीपल है, कुछ ऐसे करके 5A इन्वर्स, अगर मॉड 5 है तो, मॉड अगर 3 है तो 3A इन्वर्स। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं A इन्वर्स तो A का रेसिप्रोकल टाइप चीज़ है, एंटी टाइप चीज़ है। एंटी का मतलब कि उसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे वो ख़त्म कर देगा, उसको I बना देगा। तो एडजॉइंट A भी लगभग उसी तरह की चीज़ है, बस एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा साथ में, वैसे है वो A इन्वर्स। कहने का मतलब क्या है कि मेरे को अब इस बात की फील आ जानी चाहिए कि जैसे A का इन्वर्स A इन्वर्स है, तो A इन्वर्स का इन्वर्स A आ जाना चाहिए वापस। वेरी इंट्यूटिव। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, तो 1/5 का रेसिप्रोकल वापस 5 हो जाना चाहिए, उसी तरह की चीज़ है। तो ऐसे ही अगर एडजॉइंट A जो है वो A इन्वर्स का मल्टीपल है, तो एडजॉइंट का एडजॉइंट वापस कुछ A का मल्टीपल बन जाना चाहिए। ये ठीक है, मतलब अगर हम 2 बार एडजॉइंट लिखते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि 2 बार A इन्वर्स टाइप चीज़ लिख दी हमने। ठीक है, तो वो अभी हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि दिस इंडीड इज ट्रू। ठीक है, तो नोट 4, एडजॉइंट लिखा है किसी भी मैट्रिक्स का सॉरी, एडजॉइंट लिखा है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी एडजॉइंट के अंदर लिखा है उसी का मॉड लिखा इनटू उसी का इन्वर्स लिखा। अब देखो, अगर हमने कोई भी नंबर k लिया, उसको मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई किया,
तो के ए एक नया मैट्रिक्स आ गया, बी मान लिया, और के ए का इन्वर्स बी इन्वर्स हो गया, तो ये बी इंटू बी इन्वर्स लिखा है, तो ऑफकोर्स ये भी आई के बराबर होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये तो ऐसे हो गया के ए, ये तो मैं प्रूफ दे रहा हूँ, अभी किस चीज़ का प्रूफ दे रहे हैं अभी पता लग जाएगा, ये मान लिया ए है। अगर इसको मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ए इन्वर्स तो एक मैट्रिक्स है, प्री मल्टीप्लाई किया, डॉट बाद में लगाने का मतलब क्या है कि पहले मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी पहले आएगा इधर भी पहले आएगा, इधर तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता, आई है, आई इंटू ए इन्वर्स लिखो या ए इन्वर्स इंटू आई लिखो, दोनों एक ही बात है, ए इन्वर्स ही होगा। तो इधर तो ए इन्वर्स आ गया, इधर कितना हो जाएगा ए इन्वर्स। मैट्रिक्स के बीच में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको बीच में से नहीं निकाल सकते, बट अगर मैट्रिक्स के बीच में एक नंबर है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखा है ना ए इन्वर्स के ए, तो के को बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इन्वर्स ए जो है वो आई हो जाएगा, आई इंटू दिस मैट्रिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये खत्म हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचेगा, इतना, अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, और राइट हैंड साइड पे इतना बचेगा। सो दिस इम्प्लाइज के ए का इन्वर्स विल बी ए इन्वर्स अपॉन के। मतलब अगर हमने किसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया फिर इन्वर्स निकाला, तो जो पहले इन्वर्स आ रहा था वो पूरा मैट्रिक्स 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने ए को 5 से मल्टीप्लाई किया फिर इन्वर्स निकाला तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। वो मैट्रिक्स क्या आएगा, जब विदाउट 5 से मल्टीप्लाई किए हुए जो इन्वर्स आ रहा था वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। ठीक है, अब देखो इसी की लाइन पे, ये तो इन्वर्स की बात हो गई। अगर हमने एडजॉइन के अंदर लिखा होता के ए तो क्या आएगा, यहाँ अब देखो हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, एडजॉइंट ऑफ एनीथिंग इज एनीथिंग का मॉड इनटू एनीथिंग का इन्वर्स। तो इस हिसाब से एडजॉइंट ऑफ दिस विल बी दिस का मॉड इनटू दिस का इन्वर्स। सही है। अब दिस का मॉड मतलब ये हमने पहले पढ़ा रखा है कि नंबर इनटू मैट्रिक्स लिखा है और हम नंबर को बाहर निकालें तो वो k रेज़ टू पावर n की तरह बाहर आएगा इनटू मॉड ए। ये तो ये लिखा ही है कि a इनवर्स अपॉन k। ठीक है, मॉड ए इंटू ए इनवर्स, वापस एडजॉइंट ए हो गया, और ये हो गया k रेज़ टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। मतलब एडजॉइंट ए के अंदर क्या हुआ कि अगर हमने एक मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया फिर उसका एडजॉइंट निकाला तो बाहर निकलने पे n-1 आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया। नोट 5, ए इन्वर्स का डैश विल बी ए डैश का इन्वर्स। सिमिलरली, अच्छा 4.5 कर दिया, चलो 5, 6, तो एडजॉइंट ए का डैश विल बी एडजॉइंट ए का डैश। मैं दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, खुद ही सोच सकते हो कि अगर हमने ए इन्वर्स निकाल के उसका डैश लिया, ठीक है, या फिर डैश लिया मतलब ट्रांसपोज लिया, या फिर हमने पहले ट्रांसपोज ले लिया फिर इन्वर्स निकाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट की उसी पोजीशंस में आएंगे, उसी तरह की वैल्यूज़ आएंगी वापस। ठीक है, नोट 5 ये हो गया। नोट 6, नोट 7, ए इन्वर्स का इन्वर्स विल बी वापस ए। ठीक है, नोट 8, मैंने बोला था कि 2 बार एडजॉइंट लिया तो वापस कैंसिल टाइप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखो एड्रेस कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा, मान लिया हमने, मान लिया। सो दिस आंसर जो है
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मतलब क्या है कि इन्वर्स का इन्वर्स टाइप चीज़ लिखी जा रही है। तो जो राइट हैंड साइड पे आंसर है वो ए के टर्म्स में आ जाना चाहिए, कुछ कांस्टेंट इनटू ए, कुछ ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, हम इसको देखो यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि अगर एडजॉइंट ए लिखा है तो अंदर वाली चीज़ का मॉड लिखा, उसी का इन्वर्स लिखा। तो चलो पहले इसको ठिकाने लगाते हैं। बाहर वाला जो एडजॉइंट है वो ऐसे लिखा रहने दिया, इसकी हिसाब से हमने क्या लिखा, मॉड ए लिखा, जो भी अंदर लिखा है उसी का इन्वर्स। ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, तो इस पे तो ये वाली चीज़ लग जाएगी, एडजॉइंट ऑफ नंबर मैट्रिक्स। तो नंबर की पावर n-1 बाहर निकलता है, तो इस नंबर को अगर हम बाहर निकालें तो इसकी पावर n-1 आ जाएगा एंड एडजॉइंट ए इनवर्स। ठीक है, सो दैट विल बी मॉड ए की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ एनीथिंग विल बी उस एनीथिंग का मॉड, फिर उस एनीथिंग का इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का मॉड और फिर उसी का इन्वर्स। ठीक है, अच्छा अगर a इंटू ए इन्वर्स आई है तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। a इंटू ए इन्वर्स आई है तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आई है। इस पे अगर हमने मॉड लिया दोनों तरफ तो ए इन्वर्स का मॉड का मतलब क्या है, मॉड ए इंटू मॉड ए का इन्वर्स, मतलब मॉड ए इंटू ए इन्वर्स का मॉड। ये दोनों अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, मॉड आई 1 हो जाएगा। तो ए इन्वर्स का मॉड कितना हो जाएगा, बेसिकली 1/mod ए। ठीक है, तो ए इन्वर्स का मॉड कितना हो जाएगा, 1/mod ए। ये कितना हो जाएगा, सो दिस इज मॉड ए की पावर n-1, ये दूसरा हो गया 1/mod ए और ये हो गया a। यहाँ से अल्टीमेटली कितना आ गया कि अगर हम एक एडजॉइंट के बाद एक एडजॉइंट और लगा दें तो मॉड ए की पावर n-2 इंटू ए, मतलब ये तो एक नंबर आ गया कुछ लैम्डा टाइम्स ए। तो जैसा हमने पहले बोला था कि दो बार इन्वर्स लगाने पे वापस ए आ जाएगा, तो उसी तरह की चीज़ होगी कि दो बार एडजॉइंट लगाने पे वापस ए आ जाएगा। अच्छा, ये रिज़ल्ट हम लिख लेते हैं जो नोट 9। अगर a इंटू ए इन्वर्स आई के बराबर है, अगर नहीं मतलब होता ही अगर डिफाइन है, तो दोनों तरफ हमने मॉड लिया तो मॉड ए इंटू मॉड ए इन्वर्स 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स का मॉड इज ये। ठीक है, ये रिजल्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर लिया, वैसे यहाँ से एक लाइन में प्रूफ आ जाएगा। नोट 10 क्या है कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए। हमने क्या बोला था, एडजॉइंट ए वॉज मॉड ए, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई एन बोला था। फिर एडजॉइंट ए का मॉड हमने क्या बोला था, मॉड ए की पावर n-1, ये प्रूव किया था हमने। ठीक है, इससे पहले नोट 2 पे या नोट 1 में कहीं होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए तो बेसिकली अगर हम मॉड लगाते हैं एडजॉइंट ए के ऊपर तो वो तो बिग डेल्टा हो गया, वो तो स्मॉल डेल्टा की पावर n-1 हो गया। ठीक है, मतलब दिस वी हैव ऑलरेडी डन कि एडजॉइंट ए का मॉड इज मॉड ए की पावर n-1, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर एडजॉइंट ए ऐसे लिखा है, एडजॉइंट को हटाया तो जो अंदर वाली चीज़ है उसकी पावर n-1 आ जाएगी। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक जाने पे ये भी मॉड है, ये भी मॉड है। ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बराबर तो नहीं हो सकता। तो हमने इसको ऐसे बोल सकते हैं समझने के लिए कि अगर हमने एडजॉइंट हटाया तो अंदर वाले की पावर n-1 आ जाएगी। ऐसे याद रखें बड़े आराम से। तो जैसे दो एडजॉइंट है, तो अगर मैंने ये एडजॉइंट हटाया तो जो अंदर वाला मैट्रिक्स है
ये इसकी पावर n-1 आ जाएगी। तो आ गई ये यूज़ करके। फिर अगर हम ये हटा दें दोबारा, तो अब इसकी पावर n- यहाँ से तो यह आ गया, और ये अच्छा ये तो एक नंबर है, तो इस नंबर पे पावर n-1 ऑलरेडी है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मॉड ए की पावर n-1 का स्क्वायर, ये आ गया। तो देखो अगर एक बार एडजॉइंट है तो उसका मॉड हो जाएगा मॉड ए की पावर n-1, 2 बार एडजॉइंट है तो उसका हो जाएगा मॉड ए की पावर n-1 का स्क्वायर। नाउ यू कैन वेरी वेल थिंक कि अगर 3 बार मॉड होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो नोट 11 कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू मॉड ए की पावर n-1 3 बार आएगा तो n-1 का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नोट 12 ए बी का इन्वर्स रिवर्स लॉ लगेगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। क्योंकि देखो इन्वर्स हमने कैसे निकाला था, एडजॉइंट की हेल्प से। एडजॉइंट कैसे निकाला था, पहले सारे एलिमेंट को हमने कोफैक्टरों से रिप्लेस किया, फिर ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेने पे जो प्रोडक्ट में रिवर्सल होता है उसी की वजह से ये आ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो नोट 13 एडजॉइंट में भी ऐसे हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। रिवर्सल लॉ इज एप्लीकेबल। ये ठीक है। नोट 14 ए रेज़ टू पावर के का इन्वर्स निकालें तो वो ए इन्वर्स रेज़ टू पावर के हो जाएगा। इसको हम एडजॉइंट पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली ए बी सी होता तो एडजॉइंट सी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए हो जाता है। फिर ए बी सी तीनों को इक्वल कर दें, ए कर दें, तो यहाँ पे तो अंदर आ जाएगा एडजॉइंट ए क्यूब, या आ जाएगा एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए का क्यूब। तो वैसे यहाँ पे एडजॉइंट ए की पावर के ये आ जाएगा। ठीक है। नोट 16 इन्वर्स जो है वो सम पे ब्रेक नहीं होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स आ जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिमिलरली एडजॉइंट और इन्वर्स में तो एक नंबर का ही अंतर है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट बी आ जाए। ठीक है। इसका तो जैसे हमने बोला कि अगर और एडजॉइंट ए बी सी आ जाए तो इट विल बी एडजॉइंट सी एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। रिवर्सल लॉ का मतलब ये है। एडजॉइंट 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 का मॉड लगाया तो वो ऐसे आ गया। अगर मॉड ना लगाएं तो जैसे हम लोग ना एडजॉइंट तो ए इन्वर्स टाइप चीज़ है, 3 बार एडजॉइंट लगाएं तो आंसर फिर घूम फिर के एडजॉइंट के टर्म्स में आएगा। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट तो हमने बोला ए इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, वो तो ए के टर्म्स में आ जाएगा। बट अगर हम 3 ही बार लगाएं तो वापस एडजॉइंट ए के टर्म्स में ही आंसर आएगा। ठीक है।